हाँ जी, तो अभी आपके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। कुछ तो हम पढ़ चुके हैं और कुछ इनमें से आपकी रहती हैं। ठीक है, तो आज ये डिस्कस करते हैं आपकी। जैसे कि सबसे पहले है आपका माइक्रोस्कोप। तो ये इंस्ट्रूमेंट है, आप सभी ने अपनी लैब में देखा होगा। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आप जो अपनी लैब में देखते हो वो लाइट माइक्रोस्कोप है, यानी कि हम लाइट को फोकस करते हैं तो उससे आपको उसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें हम सेल देख सकते हैं, आपको दिखाई भी होगी ऑनियन की, या फिर चीक सेल दिखाते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, या फिर स्टोमेटा भी देख सकते हैं हम इसमें। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो आपके बहुत छोटे पार्टिकल्स को भी दिखा सकता है, इवन वायरस को भी दिखा सकता है। ठीक है, ये जो आपका वायरस का साइज़ होता है ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। आप बैक्टीरिया भी देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, लेकिन वायरस पार्टिकल को नहीं देखा जा सकता है, उनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और आपकी जो ये सेल ऑर्गेनीज हैं ये भी सारी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये पूरी एक रूम जितनी जगह लेता है, इतना बड़ा होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है आपकी सेल। ये आप पढ़ चुके हो। सेल आप पढ़ चुके हो पहले ही। ठीक, उसके बाद है आपकी यूनिसेलुलर, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ वन सेल, जिनकी पूरी बॉडी केवल एक ही सेल होती है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर, जिनकी पूरी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, ये आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके हम पहले ही। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेन डिफरेंस होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, तो दे आर सिंगल सेल एंड लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोटिक, इसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आउटर मोस्ट लेयर होती है ये सभी सेल की, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। डिफ्यूज़न अभी हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन आप ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो। इट इज़ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स, कहाँ से, जहाँ पे वो ज़्यादा मात्रा में है वहाँ से मूवमेंट किस तरफ होना, जहाँ पे वो कम मात्रा में है, ये क्या कहलाता है, आपका डिफ्यूज़न कहलाता है। जैसे कि अगरबत्ती है, उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है, खाना जब आपका गर्म होता है उसकी खुशबू आप तक पहुंच जाती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट है आपका ओस्मोइसिस। जो ओस्मोइसिस है और डिफ्यूज़न है एक ही चीज़ है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम ओस्मोइसिस की बात करते हैं तो ये पार्टिकल केवल वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और ये आपका सेल से जुड़ा हुआ है, तो बीच में आपके क्या और आ जाती है, मैम्ब्रेन, यानी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ आपकी कहलाती है ओस्मोइसिस। ठीक है, तो जो डिफ्यूज़न टर्म है ये सबके लिए यूज़ होती है, गैसेस के लिए भी, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, और आपके नॉन लिविंग वर्ल्ड में भी होती है, जैसे अगरबत्ती का धुआं। लेकिन जो ओस्मोइसिस टर्म है ये केवल वाटर मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये सेल से जुड़ी हुई है, यानी कि जो मूवमेंट है वो सेल के बाहर या सेल के अंदर होती है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। उसके बाद आपके आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन हम आपके पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका ये सेल वॉल, ये भी आप पढ़ चुके हो। ये एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो केवल प्लांट्स में या फिर कुछ बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, रिजिड होती है इसका नेचर, और
ये सेलुलोज की बनी होती है और फुल्ली परमिएबल होती है। ठीक। प्लाज्मोलाइसिस आपको हमने बताया था कि जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, जो सेल के अंदर का वाटर है, क्योंकि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो मूवमेंट सेल से बाहर की तरफ होती है वाटर मॉलिक्यूल की, यानी कि ऑस्मोसिस होता है फ्रॉम द सेल इनटू द सराउंडिंग मीडियम ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे में सेल क्या हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं लैब में। कोई भी स्लाइड बनाते हैं हम जब सेल की, सपोज़ करो हमने ओनियन पील वाली बनाई है, तो आप उसमें 1 चम्मच पानी में नमक मिला के वो आपका हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, स्लाइड पे डाल दो। 5 मिनट बाद आप अपनी सेल ऑब्ज़र्व करो, जो सेल आपको पहले बिल्कुल ठीक ठाक ऐसे नज़र आ रही थी, फिर वो आपको सिकुड़ी हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो यानी कि उनमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, उनके जो अंदर का पानी है वो बाहर निकल जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और जी फिर है प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है? साइटोप्लाज्म तो वो होता है आपकी सेल के अंदर जो ये सारा लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें जो आपका ये न्यूक्लियस है ये इंक्लूडेड नहीं है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। लेकिन जब हम टर्म बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दोनों को मिला के आपका बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया है। अब आपका क्या रह गया, ये हो गया, हाँ ये एंडोसाइट, ये कुछ टर्म यहाँ पे दी हुई है आपकी, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सो का मीनिंग तो होता है सेल से किसी चीज़ का बाहर जाना, मूवमेंट। साइटोसिस का मतलब है मूवमेंट, कहाँ, सेल से बाहर। एक्सो मतलब बाहर, और एंडो का मतलब है कोई चीज़ सेल के अंदर आना। ठीक है, तो अब एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व इनटेक ऑफ फूड, यानी कि सेल कोई चीज़ अपने अंदर लेती है। ये कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है, कोई मैक्रो मोलिक्यूल भी हो सकता है, कोई फ्लूइड भी हो सकता है, कोई भी काम की चीज़ हो सकती है जिसको वो अपने अंदर लेती है। आपने देखा भी होगा जो अमीबा होता है, आपकी अमीबा की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे उसको कोई फूड पार्टिकल नज़र आता है तो वो क्या करता है, अपनी इस तरीके से सूडोपोडिया बनाता है उसके चारों तरफ। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये सूडोपोडिया इस तरीके से जॉइन हो जाते हैं और ये जो फूड पार्टिकल है ये उसके अंदर चला जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है एंडोसाइटोसिस का, यानी कि सेल किसी भी पार्टिकल को अपने अंदर लेती है और ज़्यादातर अपनी काम की चीज़ें ही अंदर लेती है। इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, क्योंकि सेल कोई चीज़ अपने अंदर ले रही है, पी रही है, या फिर पिनोसाइटिस भी बोलते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इनवैगिनेट्स टू टेक अप। ठीक है, तो हो गया इनवैगिनेट, मतलब वो अपनी मेम्ब्रेन को ऐसे आगे बढ़ा के ले रही है कोई चीज़, तो इनवैगिनेट। ठीक, उसके बाद एक्सो का मतलब है बाहर फेंकना, अपनी सेल अपने अंदर से कोई चीज़ बाहर निकाल देती है, एग्जिट कर देती है, तो जाहिर इसमें कोई ना कोई वेस्ट चीज़ ही होगी। ठीक, तो ज़्यादातर आपका इसमें एक तो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो सेल हजम नहीं कर पाती उसको क्या करती है, अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। इसको हम वोमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी करना, तो सेल उल्टी कर देती है, यानी अपने अंदर से जो भी वेस्ट है या ऐसी चीज़ें जो उसे डैमेज कर सकती है उसको वो बाहर निकाल देती है। इट इन्वॉल्व्स फ्यूज़न ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल। तो ये कैसे होता है आपका एक्सोसाइटोसिस, इसको आप एक बार देख लें। जैसे ये आपकी कोई सेल है, ठीक है, उसके अंदर ये कोई आपका वेस्ट है। ठीक, पहले तो ये एक वेसिकल के अंदर बंद हो जाएगा, ये वेसिकल मूव करेगा किस तरफ, मेम्ब्रेन की तरफ। यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी जो ये वाली मेम्ब्रेन है ये डिज़ोल्व होगी,
और ये इस तरीके से जुड़ जाएगी आपकी आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, यानी कि यहाँ से ये खुल जाएगा और जो ये पार्टिकल था ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो ये मेम्ब्रेन है, क्योंकि मेम्ब्रेन का नेचर सेम होता है, चाहे वो वेजिकल की हो चाहे वो प्लाज्मा की हो, तो ये यहीं पे इस तरीके से फिट हो जाएगी ऐसे। ठीक है, दोबारा से देखो, जैसे ये आपकी मेम्ब्रेन थी तो ये इस तरीके से खुला, इसके अंदर जो ये बैक्टीरिया था ये बाहर हो गया। ठीक, उसके बाद ये मेम्ब्रेन आपकी पूरी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और क्या है अब इसमें, एक्सोओस्मोसिस। तो वही सेम है, एक्सो का मतलब बाहर और ओस्मोसिस आपको बता ही दिया है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो एक्सो मतलब बाहर, सेल से बाहर की तरफ, यानी कि जब पानी के मॉलिक्यूल सेल से, ये इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर वो हाई कंसंट्रेशन में उससे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस। और एंडोओस्मोसिस क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो ऐसा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है, जिसमें आपकी सेल्स स्वेल्स हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ठीक, तो ये भी आपका हो चुका है। ये डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे हम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके डिफरेंस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो काफ़ी सारे डिफरेंस दिए हुए हैं, आप केवल 5 इम्पोर्टेंट और मेन डिफरेंस याद रखो। जैसे कि जो सेल वॉल है ये डेड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। ठीक है, जो सेल वॉल है ये रिजिड है, यानी जैसी है वैसी की वैसी रहती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, लचीली होती है, शेप बदल सकती है अपनी। ठीक, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज या फिर मेन सेलुलोज होता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें आपका लिपिड 60% होता है और प्रोटीन लगभग 40% होता है। ठीक है, जो सेल वॉल है ये आपकी फुली परमिएबल होती है, यानी कि इसमें से कोई भी चीज़ बेरोक टोक अंदर और बाहर जा सकती है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये बिना चेक के किसी भी चीज़ को अंदर और बाहर नहीं जाने देती है। ठीक है, इतना बहुत है दोनों का। सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। आपको बताया भी था, प्लांट सेल को जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, हाइपो में, तो वो फटती नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा अगर एनिमल सेल को हम डालते हैं तो वो फट सकती हैं, बर्स्ट आउट हो जाती हैं। ठीक है, एक इसका फंक्शन ये भी हो जाता है सेल वॉल का। ठीक है, बाकी दोनों का काम प्रोटेक्शन देना ही होता है। तो ये हो गए आपके दोनों के डिफरेंस। और आगे चलते हैं, ये टर्म्स हो चुकी हैं आपकी। तो अब आपके इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। इंटेक्स यानी बीच के क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के।